प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का एबी टेक ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ आपको शिक्षक भर्ती का बैच शुरू किया गया है और आज बहुत ही खुशखबरी की बात है कि सीटेट का रिजल्ट भी आज के दिन जारी हुआ है। तो जो लोग संशय में थे कि पता नहीं वो लोग इस फॉर्म को भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो आज उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि वो लोग भी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो लोग सीटेट में पास हुए हैं उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप भी इस शिक्षक भर्ती में अब हिस्सा ले सकते हैं जिसका फॉर्म 3 तारीख से भरा जाना है। तो अब आप इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कम है और इतने कम टाइम के अंदर तैयारी करना है तो हमको किसी ना किसी के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और एबी टेक ने ये काम शुरू किया है। आज हम आपको विज्ञान विषय का एक टॉपिक जिसको आप बल के नाम से जानते हैं, फोर्स, उसको पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाले हैं। और यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपके बल से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जहां तक हम आज पढ़ाएंगे 100% उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से आने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। हो सकता है आज तक आपको विज्ञान का जो विषय है वो कठिन लग रहा होगा, भौतिक विज्ञान आपको कठिन लगती रही होगी, लेकिन आप इस बात को 100% लेकर श्योर हो जाइए कि आज के बाद से आपके जीवन में विज्ञान जो है वो रग रग में रहने वाला है और आप अपने सराउंडिंग में हर एक चीजों को विज्ञान से जोड़ करके दिखा पाएंगे। तो आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बल। तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए होने वाला है, बशर्ते आप अपने दोस्तों को इसके साथ से सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैच के साथ जुड़ सकें और आपको ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो सके। आप यकीन मानिए हम आपको इस लेवल का साइंस पढ़ाएंगे कि आप इससे पीसीएस और लोअर पीसीएस तक के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे और टीजीटी पीजीटी तक के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस आप अपना ध्यान, जब तक ये क्लास है तब तक इसको पूरा देखिएगा। स्टार्टिंग को देख करके आप जज मत कीजिएगा और फिर आप बताइएगा, आप अपने आप स्वयं रियलाइज कीजिएगा कि साइंस ने आपके दिमाग में किस तरीके से घर बनाया है कि वो कभी आपसे दूर जाने वाली नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बल यानी फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स होता क्या है, ये फोर्स है क्या। तो आप जानते हैं फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक भौतिक राशि है। जो फोर्स है वो एक भौतिक राशि है और मैंने आपसे बताया है प्रीवियस वीडियोस में, हमने आपको ये बताया है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है यानी भौतिक राशियां वो क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो आप उस लेक्चर को भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा और आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा रिव्यू मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। तो जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिनका आप मेजर कर सकें। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकान के यहाँ, दुकानदार के यहाँ गए और आपने कहा मुझको 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो आप जाते हैं और उससे 1 किलो चीनी मांगते हैं। तो 1 किलो चीनी, अब आप चीनी नहीं 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसको लेकर के आए हैं। तो ये जो 1 किलोग्राम आपने बोला है, ये जो 1 किलोग्राम आपने बोला है, तो यूनिट मतलब जो मास है, मतलब चीनी जो आपको वो तौल करके देगा, ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आप मान लीजिए यहां से वहां तक चल करके जाते हैं और आपने देखा कि मैं इतनी दूरी तक चल के आया और ये दूरी कितनी है, आप उसको मीटर से मेजर करते हैं कि मैं 10 मीटर या 100 मीटर की दौड़ करके आ पाए। आपने मेजर किया कि मैं 100 मीटर दौड़ करके आया हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो ये चीजें हैं। आप दैनिक जीवन में जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरा 11 बजे से एग्जाम है, तो 11 बजे का जो टाइम हुआ वो 11 बजे का समय जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो टाइम हो गया। आपने लेंथ को देखा, इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ आपने बताया कि 2 मीटर है या फिर
1.5 मीटर है, तो आप देखेंगे तो ये ब्लैक बोर्ड को आपने मेजर किया, तब आपने बताया। तो जो कुछ भी हम माप सकते हैं वो सारी चीज़ें होंगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो इसकी भी बात हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज़, और दूसरा नंबर जो हम कैटेगराइज करते हैं दैट इज दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स है, ये बल, ये आपका एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि है तो मतलब इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भौतिक राशि हो जाएगी आपकी। तो जिसका हम मेजरमेंट करेंगे वो हमारी हो जाएगी भौतिक राशि। उत्पत्ति के आधार की चर्चा हम काफ़ी डिटेल में 2-3 लेक्चर में कर चुके हैं, और आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज यूनिट, और ये सारी चीज़ें क्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये आपको बता दिया कि बल जो है वो एक भौतिक राशि है। अब उत्पत्ति के आधार को छोड़ करके हम दिशा की बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार में भी वैसे हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले एक फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, मतलब जिसको आप मूल राशि भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको हमने पूरक राशियां बताई थी, और तीसरा आपको व्युत्पन्न राशियां बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बल है आपका, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये मूल या फिर पूरक राशि नहीं है। अब ये बात हो गई हमारी। इसके बाद इनकी चर्चा हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप उसको देखिएगा। अब आगे आप आइए तो देखते हैं ये दिशा के आधार पर हम किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनका। तो आइए चर्चा करते हैं दिशा के आधार पर। तो ये जो दिशा के आधार पर अगर आप बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, तो दिशा के आधार पर भी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ये 3 टाइप की होंगी। दिशा के आधार पर आप फिजिकल क्वांटिटीज को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला नंबर जो आपका हो जाएगा अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटीज, अदिश स्केलर। दूसरा नंबर आपका आ जाएगा सदिश राशियां, माने वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर जिनको आप बोलते हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर जो आएगा वो होगा प्रदिश राशि। कहने का मतलब ये हुआ कि इनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। अब ये दिशा के आधार पर, खैर मैं पूरा आपको एक चैप्टर वेक्टर एनालिसिस पढ़ाऊंगा जिसमें इन सारे चीज़ों की चर्चा हम डिटेल में करेंगे, लेकिन चूंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि बल एक सदिश राशि है तो आपको ये ब्रीफ में जानना जरूरी है। हो सकता है इससे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए, हमने देखा अभी कि जो दिशा के आधार पर क्वांटिटीज हैं वो 3 प्रकार की होंगी, अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। अदिश राशियां हम किनको बोलेंगे? अब आप देखिए, जब आप दुकान पे जाते हैं, आपको शर्ट के लिए कपड़ा लेना है तो आप वहां पे जाते हैं और बोलते हैं मुझको 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ता के लिए आपको कपड़ा लेना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा 2.25 मीटर 2.5 मीटर लेते हैं। तो एक्चुअल में आप लेने गए थे कपड़ा, लेकिन आपने मांगा क्या कि मुझे 2.5 मीटर या 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो कहने का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने मेजर किया कि शर्ट को हम किस में मेजर कर रहे हैं, लेंथ में मेजर कर रहे हैं। आप दुकान के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपने बोला कि मुझको 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो 5 किलोग्राम चीनी जब आप मांगते हैं तो आप सोचिए, आप लेने गए हैं चीनी, लेकिन आप मांगते क्या है कि 5 किलोग्राम दीजिए। कहने का मतलब आप मांगते हैं कि ये जो द्रव्यमान है वो 5 किलो का होना चाहिए, वो वाली चीनी हमको चाहिए जो 5 किलो हो, उतनी चीनी हमको चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया। आप देख रहे हैं इनमें सब में 2-3 चीजें आपको दिखाई दे रही। पहला नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ये, एक अंक इसमें भी दिख रहा है, एक अंक आपको इसमें भी दिख रहा है। इन दोनों में एक एक अंक दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी संख्यात्मक मान, गिनती। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा चीज जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें ये मीटर दिख रहा है और इसमें किलोग्राम दिख रहा है, तो ये जो मीटर होगा ये क्या है, इसकी यूनिट। अब यूनिट किस तरीके से बनती है और कैसे हम बनाते हैं ये मैं पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से चर्चा कर चुका हूं, आप उसको देखिएगा। तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट एक हमारे द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड होता है जिससे हम तुलना करते हैं किसी भी चीज की, वही हमारा क्या कहलाता है, मात्रक। तो आप देखिएगा
जब हम चीनी मांगते हैं तो 5 किलोग्राम हमने कहा और हमने कोई दिशा की हमको जरूरत नहीं पड़ी, तो कहने का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी यदि भाई हम दुकानदार को ये तो कह के नहीं बोलते ना कि 5 किलो चीनी चाहिए और पूरब दिशा में मुंह करके तेरे को तौलना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते। दूध वाले के यहाँ हम दूध लेने जाते हैं तो सिर्फ हम कहते हैं हमको 5 लीटर दूध चाहिए, अब उसको ये तो हम नहीं बाध्य करते कि आज तेरे को पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके तौलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब हमको दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी दिशा में मुंह करके तौलेगा, हमारा वेट उतना ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप अदिश राशियों की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 चीजें मिलती हैं, दैट इज फर्स्ट, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होगी यूनिट। तो मतलब ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, वनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। परिणाम नहीं कर लेना कि जो रिजल्ट आता है वो परिणाम होता है, लेकिन ये परिमाण मतलब जो मॉडुलस होता है या फिर मैग्नीट्यूड हम उसको बोलते हैं। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की। मतलब हमने इसमें क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई और मात्रक बताया। तो कोई भी भौतिक राशि होगी जो फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 2 चीजें होंगी, फर्स्ट नंबर होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका यूनिट। ये 2 चीजों से मिलकर के भौतिक राशि बनती है। अब जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोल देंगे परिमाण। और फिर हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो हमको स्केलर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। और इस तरीके से कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो 2 चीजों से सिर्फ मिलकर के बनी होगी, एक हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हो जाएगा यूनिट। अब जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए से व्यक्त कर सकेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां। फिर इसके बाद सदिश राशियां हम किनको बोलेंगे? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। परिमाण प्लस दिशा, इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। मतलब हम इनको बिना दिशा के नहीं दिखा सकते। सपोज करिएगा आप, हम चूंकि बल की चर्चा करने वाले हैं तो यहीं पर ये बात कर लेते हैं जो बल है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है। मान लीजिए ये एक यम द्रव्यमान का एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ये कोई सरफेस है और इसमें आपका यम द्रव्यमान का कोई एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है। या तो मान लीजिए आपके घर में एक मेज है जो रखा हुआ है कहीं पर भी जमीन पर, और आपके पापा ने आपसे कहा कि इस मेज को 2 मीटर खिसका दो। अब 2 मीटर खिसका दो तो आपको अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आएगा वो किधर खिसकाना है, दाएं बाएं आगे पीछे किधर खिसकाना है। तो ये सवाल की आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब फोर्स लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिना डायरेक्शन जाने आप उसको नहीं खिसका सकते। तो जब आप बिना डायरेक्शन जाने नहीं खिसका सकते तो मतलब इसके लिए जब आप फोर्स लगाएंगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब अगर हम इस ब्लॉक को इस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये इसको हम बोलेंगे, मतलब इसमें हमको दिशा की भी जरूरत पड़ी। अब जैसे मान लीजिए इसी तरीके से बहुत सारी राशियां हो जाएंगी, जैसे बल हो गया, वेग हो गया। हम वेग मतलब इतने के वेग से 5 मीटर के वेग से या 5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप किसी गेंद को फेंकिए कि वो उस बिंदु पर लगे, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि हम वहां पर गेंद को टच कराना चाहते हैं तो हम उसी दिशा में फेंकें। अब मुझको अगर डायरेक्शन उधर है, फेंकना उधर है, उधर हिट करना है तो मैं इधर फेंकूंगा तो फिर मेरा लक्ष्य जो है वो नहीं मिल पाएगा। मतलब वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन होगी। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको किसकी जरूरत पड़ी? दिशा की भी जरूरत पड़ी। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सदिश राशियां। अच्छा, सिर्फ इतने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। परिमाण और दिशा तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इनको वेक्टर योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन रूल का पालन भी इनको करना चाहिए, तब ये होगा। जैसे अभी मैं आपको कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी बताऊंगा जिनमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां नहीं होंगी। अब टेंसर राशियों की बात करते हैं, मतलब प्रदिश राशि। इनमें
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज सेम, ये चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो होता ही होता है, साथ ही साथ जिस प्लेन में ये क्रियाकलाप होते हैं वो भी होता है, मतलब तल भी हम दिखाते हैं। सपोज करिएगा आप, ये मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया, ये मैंने एक क्यूब बनाया और इसमें अब मुझको फोर्स लगाना है। मैंने इधर की तरफ ये एक फोर्स इसमें लगा दिया, तो ये फोर्स जिस प्लेन में लगा ये उसको भी व्यक्त करती है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस प्लेन होगा, तो वो कौन सी होंगी? टेंसर क्वांटिटीज। हालांकि हर एक राशि एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी ही होती है, और कोई ना कोई 0 कोटि की, कोई 1 कोटि की। इस पे बहुत ज़्यादा ना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। इसके एग्जाम्पल्स मैं यहीं पर दे देता हूँ। दैट इज़ प्रतिबल, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हैं, और विकृति, जिसको आप स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी प्रदिश राशियाँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अदिश राशि के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, और ये जो बल आपका हो गया ये क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि। तो आइए शुरू करते हैं। जो बल है ये सदिश राशि होगा। तो अदिश राशियां हम किनको बोलेंगे? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, उसको हम बोलेंगे अदिश राशियां। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, तो हम इनको बोल देंगे अदिश राशियां। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स में तो द्रव्यमान हो गया आपका। आप दुकान में गए दूध लेने, चीनी लेने, सामान लेने, तो आप उसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद दूरी हो गया आपका, लंबाई जो लेंथ है उसके लिए। और फिर इसके बाद समय जो हो गया आपका, तो द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं? अदिश राशियों के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको जोड़ने और घटाने के लिए हम सिंपल बीजगणित के नियमों का उपयोग करते हैं, कोई इनका अलग से गणित नहीं है। तो ये हो गया हमारा अदिश राशियाँ। अब इसके बाद आइए देखते हैं सदिश राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती। परिमाण तो लगेगा ही लगेगा, और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलेंगे सदिश राशियाँ। तो परिमाण हमारे पास होना ही होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और प्लस ये वेक्टर योग के नियम को भी फॉलो करें, तो ही हम इनको बोलेंगे अदिश राशि, सदिश राशियाँ। तो जैसे आपका हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया बल, हो गया बल आघूर्ण, हो गया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी आएंगी जिनके लिए हमको दिशा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे सदिश राशियाँ। अभी मैंने ये कहा था कि सिर्फ परिमाण और दिशा से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाएगी। तो ऐसा एग्जांपल्स आपके देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक करंट देखा होगा, विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा होती है, अगर आप देखें एक तार में, ये एक हमारे पास कंडक्टर है, मतलब चालक तार है, इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर का। तो जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो आप कहेंगे विद्युत धारा में इसमें दिशा भी है कि ये करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी है, मतलब 5 एम्पियर का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई, तो इसको क्या होना चाहिए था? वेक्टर। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है।
तो जो राशियां वेक्टर योग के नियम का पालन करेंगी सिर्फ वही हो सकती है हमारी सदिश राशियां। और प्रदिश के डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, ये तीनों चीज़ें जिसमें होंगी उसको हम बोलेंगे प्रदिश राशियां। हालांकि सभी राशियां एक प्रकार की टेंसर ही होती हैं, प्रदिश ही होती हैं। तो अब आप यहाँ तक में जान चुके हैं कि दिशा के आधार पर हम सदिश राशियों को इस तरीके से बांटते हैं। और इसके अलावा जब हम वेक्टर नामक चैप्टर को पढ़ाएंगे, वेक्टर एनालिसिस को, तब इसकी बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब इसकी ज़रूरत बल को एक्सप्लेन करने के लिए थी, तो इसलिए हमने इतनी बातें इनके कॉन्टेक्स्ट में की हैं, इस संदर्भ में हमने ये बातें की हैं। अब आइए आगे देखते हैं जो बल है वो सदिश है कि अदिश है। और हाँ, एक बात और मान लीजिएगा, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इनमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा एक यूनिट आपके पास होनी चाहिए, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो आइए अब देखते हैं जो बल है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हो रही होंगी। अब ये जो बल है, सबसे पहली बात हमने कर ली कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको जो हम डिनोट करते हैं, बल एक भौतिक राशि है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, मतलब कैपिटल एफ से इसको डिनोट करेंगे। और किसी भी वेक्टर राशि को डिनोट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो का निशान लगा करके व्यक्त करते हैं, जहां पर तीर की लंबाई क्या करती है, उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है और तीर की नोक उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बल हो गया एक भौतिक राशि और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये सदिश राशि हो गया, मतलब इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि ये एक मूल राशि नहीं है, बल्कि कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये तीन चीज़ें आप अब तक में बल के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बल है वो हम बल बोलेंगे किसको। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो मैंने अभी ये बनाया था कि इस तरीके से हमारे पास कोई एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है, अपन इसको विस्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। जो कॉमनली डायरेक्शन हम यूज करते हैं तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन हम यूज करते हैं। अब मैंने आपसे कहा इस ब्लॉक को आपको, ये जो जमीन पर रखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, 2 मीटर खिसकाना है। तो आप या तो इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये खिसक जाएगा, या तो इधर से लगाएंगे तो खिसक जाएगा। मतलब जो आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपके त्वरण की दिशा में ही होगी। तो जो बल है उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, त्वरण की दिशा में। तो इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, त्वरण की दिशा में, यानी जिधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा उधर की तरफ ही बल की आपकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो किसी भी बल की जो दिशा है वो त्वरण की दिशा में, इसको हमने इधर की तरफ खींचा, ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी अपनी साइकिल को लेकर के जा रहे थे और आपके साइकिल की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की थी या फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी, और कोई एक व्यक्ति आता है, कोई एक लड़का और आया और उसने आपकी साइकिल को पीछे से ढकेलना शुरू किया। जब वो पीछे से साइकिल में आपके बल लगाता है तो क्या होगा कि आपके साइकिल की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। तो जो वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर आपकी कहलाती है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं हम लोग, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल है ए, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने देखा कि इसकी जो दिशा होगी हमारी, वो वे जिधर की तरफ त्वरण होगा किसी वस्तु में वही होगा। अब ये जो बल है आखिर में ये है क्या, ये जानते हैं। तो ये जो बल है ये क्या है, तो बल एक बाह्य कारक है। जैसे साइकिल में आपने बल लगाया, वो आगे की तरफ गई, आपने इस ब्लॉक में बल लगाया, ये आगे की तरफ गई। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, मतलब ये जो है बल, ये बाह्य कारक है, आपका एक्सटर्नल एजेंट है। मतलब ये वस्तु के अंदर नहीं, वस्तु के बाहर लगता है। और जब ये लगेगा तो ये कर क्या क्या सकता है, तो बल एक बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था या फिर किसी गतिमान वस्तु को किसी
गतिमान वस्तु को विराम कर सकता है, किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। विरामावस्था में कर सकता है, या फिर विरामावस्था में जो वस्तु है उसको क्या कर सकता है, गतिमान कर सकता है। विरामावस्था में वस्तु को गतिमान कर सकता है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसको गतिमान कर सकता है। और तीसरा नंबर, या तो ये उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकता है, दिशा को परिवर्तित कर सकता है। अगर ये सब नहीं कर पाएगा तो इन तीनों कामों को वो करने का प्रयास कर सकता है। तो ये तीन काम बल के होते हैं कि अगर हम किसी भी चीज में बल लगाते हैं तो या तो वो किसी वस्तु की गतिमान वस्तु है उसमें बल लगा दिया हमने विराम। कोई एक लड़का था जो साइकिल को लेकर के जा रहा था और हमने उसमें आगे से आकर के बल लगा दिया, अब उसकी साइकिल रुक जाती, मतलब हमने बल लगाया तो गतिमान वस्तु कौन सी अवस्था में आ गई, विराम अवस्था में। कोई भी एक साइकिल थी वो खड़ी थी और जाते समय हमने उसमें धक्का मार दिया, वो साइकिल आगे बढ़ गई, मतलब रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये बोर्ड रुका हुआ है और मैं इसमें पूरा फोर्स अपना लगाता हूं लेकिन ये गतिमान नहीं होता, तो इसने गतिमान करने का प्रयास किया, गतिमान नहीं हुआ, वो एक अलग की बात है। और फिर दिशा को परिवर्तित कर सकता है। सपोज करिएगा कोई एक बाइक है जो इस तरीके से आ रही है और इधर से आपने कोई फोर्स, उसमें कोई भी ट्रक आई या फिर कोई चार पहिया आई और उसको टक्कर मारी, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये तीन काम आपका फोर्स जो है वो कर सकता है और या फिर करने का प्रयास करता है। तो ये चीजें होंगी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तीन काम फोर्स करता है। आप इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि बिना फोर्स के कोई भी काम नहीं होता। हम लोग हर एक कार्य को करने के लिए भी फोर्स लगाते हैं। तो ये इतनी चीजें हमारी अबाउट फोर्स है। अब फोर्स का जो सूत्र है, जो फोर्स का सूत्र है F बराबर, अब देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, ये यम द्रव्यमान का एक पिंड है और इसमें हमने एक्सीलरेशन उत्पन्न किया, वही किसकी दिशा होगी, फोर्स की। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यम, आगे मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो F बराबर यम यानी फादर बराबर मदर, पापा बराबर मम्मी, ये आपको कायदे से पढ़ाया जाएगा एकदम बेस्ट ट्रिक वाइज, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल याद रहने वाली है। तो F बराबर यम, मतलब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु में आपने जितना त्वरण उत्पन्न किया उसका गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी दिशा में होगी, इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा। अब हमने ये इतनी बातें कर ली, तो ये जो फोर्स है ये इसका जो यूनिट है क्या होगा, क्योंकि आपने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों चीजें होंगी। तो ये जो फोर्स है इसकी यूनिट क्या होगी ये देखने का प्रयास करते हैं। तो जो फोर्स होता है अगर इसकी यूनिट की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे बल। तो F बराबर, यम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से। और इसके बाद एक्सीलरेशन, मैंने बताया वेग परिवर्तन की दर। तो वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इसमें आप सेकेंड से डिवाइड करेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स का मात्रक। अब अगर आप देखेंगे तो हम इसको, एक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे जिनके नाम से भी हमने इस मात्रक को रख दिया, चूंकि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों की फिजिक्स में गणना की है और बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं, तो उनके सम्मान में हमने इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में रखा है। और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। ये इसका एसआई मात्रक या फिर हाँ ये इसका एसआई मात्रक होगा। मात्रकों की कई सारी पद्धतियां होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई है, जैसे आपका एसआई सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, ये सारे कई सारे आपके सिस्टम होते हैं। तो ये एसआई सिस्टम ही हमको याद रखना है। तो हमने कहा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन। एक सवाल आपसे यहाँ से बहुत सा प्यारा सा पूछा जाता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, मतलब जो सीजीएस पद्धति है, अगर हम इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बदलेंगे तो जो न्यूटन का मात्रक होगा, बल का जो मात्रक होगा, तो ये किसके बराबर होता है, डाइन। चुड़ैल वाली डाइन नहीं है, ये बल का मात्रक है। तो आप देखेंगे तो ये जो डाइन है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो एक न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन।
मतलब 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर जब हम बीमा विश्लेषण की बात करेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने देखा, अब आप देखिएगा यहाँ पर लंबाई को हम व्यक्त करते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम व्यक्त करते हैं ग्राम में, और समय को इसमें भी हम क्या मानते हैं, सेकंड ही मानते हैं। तो किलोग्राम को अगर आप बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे द्रव्यमान, और फिर इसके बाद मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसको गुणा करेंगे, और अपान में सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है सेकंड की वैल्यू, तो 1.1 करेंगे तो 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 जीरो आए तो 10 की घात 5, तो 1 न्यूटन में जो डाइन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 की घात 5। अगर बदलना नहीं आता तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जिस दिन हम बीमी विश्लेषण की चर्चा करेंगे आपको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदलना सिखाएंगे, और यकीन मानिए आपको यहाँ से बेहतर जो साइंस है वो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये हमारी गारंटी है। अब इसके बाद ये जो फोर्स है इस तरीके से हो गया। अब 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब चूंकि हम इतनी ब्रीफली चर्चा क्यों कर रहे हैं, चूंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, और जो अप्रोच होनी चाहिए हम वही लेकर के चल रहे हैं। बाकी एक एक टॉपिक पे हम 4-4 क्लास ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये इतनी चीजें हमारी हो गई किसके बारे में, फोर्स के बारे में। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, तो सबसे पहले आपको फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिनोटेड बाय एफ एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है, और इसको हम डाइन में भी मापते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बल है वो इतने काम कर सकता है या हमारी करने में मदद करता है। फिर इसके बाद आइए शुरू करते हैं, जो बल है उसका प्रकार कौन कौन सा होगा। तो ये जो बल है, बल का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के फोर्स होंगे ये देखते हैं। तो बल का जो प्रकार है, जो बल के प्रकार है इनकी चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर आप बात करेंगे यानी बल के प्रकार, तो जब बल के प्रकार की आप बात करेंगे तो सबसे पहले बल देखिएगा आप कई प्रकार के होते हैं। तो जो बल है वो कई प्रकार के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बल कई प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हम बल को कैटेगराइज करेंगे 2 प्रकार में। तो जब आप बल को 2 प्रकार में कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक जो होगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे हम, और दूसरा नंबर जो होगा हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की। मतलब 2 तरीके के फोर्स की सबसे पहले चर्चा करेंगे, और फिर हम इन सभी बलों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। हालांकि प्रकृति में मूल बलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। मतलब फिजिक्स में सारी चीज़ों को सिंपल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर संपर्क बल की, तो कांटेक्ट फोर्स, और इसके बाद दूसरा जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है इसकी अगर आप बात करेंगे तो नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जो बिना संपर्क किए बल लग जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। तो ये 2 तरीके के बल हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 तरीके के बल हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है, सुबह मान लीजिए आप उठते हैं और आपको ब्रश करना है, आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब को उठाते हैं। अब उसमें अपने से तो मंजन नहीं निकलता है, आपको उसको कांटेक्ट करना पड़ता है और पीछे से आप प्रेस करते हैं, मंजन आगे की तरफ आता है। मतलब जो टूथपेस्ट की ट्यूब है और आपका हाथ है, ये दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट करके फोर्स लगाते हैं, तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। आपको किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए एक किताब है जो मेज पर रखी हुई है और आप इस बुक को विस्थापित करना चाहते हैं, डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसमें कांटेक्ट करके फोर्स लगाते हैं और ये किताब जाती है। तो ऐसे बल जो कांटेक्ट करने पर लगाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। इनकी श्रेणी में कई सारे बल आपके हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो पेशीय बल हो गया आपका, ये पेशीय बल जो भी है ये आपका हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो घर्षण बल जो होगा ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। इस तरीके से कई सारे फोर्स ऐसे होंगे जो कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। हम कायदे से इनको कैटेगराइज करेंगे और फिर इसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ में ऊपर लटका हुआ सेब या कोई भी फल होता है,
धरती हमारी नीचे इस तरीके से होती है और ये जब फल गिरता है तो नीचे की तरफ ही आकर के गिरता है इसकी सरफेस पर। अब जो अर्थ है उसने इस फल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी अर्थ की तरफ आता है। क्या धरती कोई भी अपना हाथ निकालती है इस फल को तोड़ने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाती है, तो दिस इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। आप देखते हैं आपके पास घर में टीवी होता है, आप रिमोट उठाते हैं और उसका बटन प्रेस करते हैं, आपकी टीवी का चैनल बदल जाता है। क्या आपने टीवी को कांटेक्ट किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी सिर्फ रिमोट के कांटेक्ट से आपका चैनल बदल रहा है। मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा हुआ जो क्रिएट हुआ, लेकिन वो कांटेक्ट किए बिना क्रिएट हुआ, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास दो चुंबक होते हैं, एक चुंबक इस तरीके से है जिसका यन ध्रुव इधर है, यस ध्रुव इधर है, और आप दूसरा चुंबक लेकर के आते हैं जिसका यन ध्रुव इधर है और यस ध्रुव इधर है। आप देखेंगे जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, ये चुंबक इससे दूर जाना शुरू होता है। मतलब इसमें रिपल्सन का फोर्स काम करता है, जो कि एक प्रकार का फील्ड फोर्स होता है, और ये भी एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की सीरीज में, तो इस तरीके से आपके कई सारे फोर्स जो हो जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करेंगे और इनको बांट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स में इनसे कई सारे प्रश्न आने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि दही को जब हम मथते हैं तो जब उसमें से मक्खन निकलता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, जब आप किसी भी सड़क पर गाड़ी को घुमाते हैं तो कौन सा फोर्स उसको घुमाने के लिए लगाया जाता है या कौन सा बल वहां पर लगता है। उसके बाद अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो हम सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं वहां पर फ्री स्पेस है, कोई ग्रेविटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सैटेलाइट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए। मेरा यकीन ही नहीं बल्कि ये पूरा विश्वास है कि आप अगर इस तरीके से साइंस को पढ़ते हैं तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाले नहीं है। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बैच के साथ जुड़ सके और आपको एक क्वालिटी कंटेंट बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।